हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। और हम लोग जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा था, मौर्य वंश में अशोक के बारे में पढ़ा था। और उससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और प्रथम जो शासक था उसका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में और बिंदुसार के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने अशोक के बारे में देखा और आज हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश की प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज के बारे में। ठीक है, और अब अगली वीडियो जो इसकी आएगी, इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के कला के बारे में। ठीक है, देखिए कला का एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा क्योंकि मौर्य वंश में ही कला का विकास और विस्तार हुआ था। ठीक है, तो इसलिए वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज का अपना ये टॉपिक है हमारा मौर्य वंश, अर्थव्यवस्था और समाज, और हमारा उसके बाद है प्रशासन। ठीक है, तो आप देखिए प्रशासन, देखिए मौर्य प्रशासन, मौर्य वंश को प्रशासन जो उस समय थी प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको हम लोग आज के जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रशासन है तो उससे रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रेजेंट टाइम में भी हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, देश होता है। ठीक है, अभी के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ा देश है। ठीक है, देश क्या है, कई प्रांतों में विभाजित है। ठीक है, कई प्रांत या राज्य में विभाजित है। फिर ठीक है, प्रांत क्या है, जिले में विभाजित है ना। और फिर जिला क्या है, कई गांवों में विभाजित है। ठीक है, इस तरीके से हम आज के भी प्रशासन, जो हमारा मतलब प्रशासन का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग जो मौर्य वंश का प्रशासन है और आज का जो प्रेजेंट टाइम का प्रशासन है उससे जोड़ के देख सकते हैं। जैसे देश का क्या होता है, अभी देश का हमारा जो देश को चलाता है उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कहते हैं। जो प्रांतों को चलाता है उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। जो जिले को चलाता है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम कहा जाता है। और जो गांव को चलाता है, यानी एक गांव को जो चलाता है वो उसको कहा जाता है मुखिया, सॉरी, ठीक है, मुखिया कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये आज का कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, देखिए आज का ये कॉन्सेप्ट मौर्य वंश में आपको बहुत अधिक मिलता जुलता दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे देखिए हम लोग देखते हैं अब, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, मैंने बताया, देखिए मौर्य वंश का जो प्रशासन है वो केंद्रीय प्रशासन कई भागों में विभाजित है। जैसे कि आज का जो प्रशासन है हमारा वो कई भागों में विभाजित है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, मंडल या जिला प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, और गुप्तचर व्यवस्था थी उनके प्रशासन में, मौर्य वंश के प्रशासन में। ठीक है, तो अब देखिए ये है केंद्रीय प्रशासन में क्या है, मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य के राज्य को, कौटिल्य ने, यहाँ पे कौटिल्य ने आएगा, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, जब मौर्य वंश का पहला वीडियो जो मैंने बताया है उसमें मैंने आपको बताया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये बनता भी है यहाँ से कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किसमें मिलता है हमें, तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखिए इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, यानी कि राज्य के 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं या 7 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राज्य, देखिए यहाँ पे देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सबसे बड़ा राज्य मतलब हम लोग जो अभी कई राज्यों को मिलाकर एक देश बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय मौर्य वंश में क्या था कि वो कई राज्यों पे, ठीक है, कई राज्यों को एकत्रित करके एक राज्य बनाता था। ठीक है, तो अब देखिए राजा सबसे बड़ा, राज्य में 7 अंग होते थे, तो 7 अंग राज्य किसी भी राज्य के 7 अंग कौन कौन से होते थे, तो जैसे देखिए राजा, अमात्य, जनपद, मित्र, सेना,
कोष, दुर्ग, ये राज्य के 7 अंग होते थे। इन्हीं ही हम लोग सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए राजा सबसे बड़ा होता था। ठीक है, राजा जो है वो सबसे बड़ा होता था, यानी कि सारे राज्यों को मिला के जो एक देश या एक राज्य का निर्माण किया जाता था, उसका जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। ठीक है, अब देखिए राजा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रशासन, सैनिक, न्यायिक, प्रमुख, यानी राजा जो होता था वो प्रशासन का, न्यायिक का, सैनिक का, सभी का प्रमुख होता था, यानी राजा सबसे बड़ा पद होता था। जैसे अभी हमारे देश में देश का जो मुखिया है वो कौन है? प्रधानमंत्री कहलाते हैं, तो वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े पद पे वो आसीन है हमारे, तो वो सबसे सारे जितने भी उनके नीचे जैसे जो जिले चलाने वाले होते हैं, जो राज्य को चलाने वाले होते हैं, वो सबके मुखिया प्रधानमंत्री होते थे। इसी तरीके से मौर्य वंश में भी होता था कि जो सैनिक थे, न्यायिक प्रमुख थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो सबका मुखिया जो होते थे वो राजा होता था। ठीक है, और देखिए अमात्य होता था प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, अब जैसे कि प्रधानमंत्री के नीचे जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे गृह मंत्री होते हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं, उसी तरीके से इसमें तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, देखिए अब सबसे बड़ी बात, राजा क्या क्यों होता था? अभी हम लोग राजा नहीं बोलते हैं, अभी हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, लेकिन मौर्य वंश में राजा क्यों बोला जाता था? क्योंकि उस समय मौर्य वंश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण हम लोग जो है प्रधानमंत्री होते हैं सबसे मुखिया, फिर प्रांतों के मुखिया जो होते हैं वो मुख्यमंत्री कहलाते थे, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है अभी वर्तमान समय में। और जो मौर्य काल में जो राजा प्रमुख होता था या सबके प्रमुख को जो राजा बोला जाता था, वो इस वजह से क्योंकि उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, अब देखिए फिर है अमात्य। क्या होता? अमात्य किसे कहा जाता था? प्रशासनिक अधिकारी, जो सारे के अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे, प्रशासनों को जो सुचारू रूप से चलाते थे वो अमात्य कहलाते थे। ठीक है, और एक तीर्थ होते हैं वो शीर्षस्थ अधिकारी कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि केंद्रीय प्रशासन में किस तरीके से सप्तांग सिद्धांत, और केंद्रीय प्रशासन का इस समय केंद्रीय प्रशासन का जो हेड होता था, अभी केंद्र मतलब क्या है? हमारा देश। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में देश के राजा कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इस समय जो केंद्रीय प्रशासन था और जो सारे राज्यों को एकत्रित करके जो मौर्य वंश का राज्य था उसका जो मुखिया था वो राजा कहलाता था, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, अब देखिए आगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय, देखिए जैसे अभी हमारा क्या है? एक देश है, ठीक है, भारत। ठीक है, और भारत क्या है? कई प्रांतों में विभाजित है। ठीक है, कई प्रांतों में विभाजित है। तो प्रांत यानी कि राज्यों, प्रांत मतलब राज्यों में विभाजित है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जब जैसे ये एक मगध साम्राज्य था, ठीक है, वैसे देखिए मगध साम्राज्य जो था वो बहुत बड़े, मौर्य वंश जो था वो बहुत, मगध तो एक छोटा सा प्रांत हो गया। ठीक है, एक तो छोटा सा प्रांत है ये मगध का जो एरिया है। ठीक है, तो लेकिन जो मौर्य वंश में मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो भारत के बहुत बड़े भाग पे था। ठीक है, जैसे देखिए कहाँ पे था? उनका तक्षशिला में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जो जिसको अशोक वहां पे गया था विद्रोह को शांत करने के लिए, और उसने वहां पे विद्रोह शांत कर दिया था और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के अंदर में आ गया था। ठीक है, तो
उत्तर में तक्षशिला, ठीक है। दक्षिण में आप देख ही रहे हैं कि वो अशोक कलिंग को जीता था, ठीक है। पूर्व में उसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्व में जो मगध साम्राज्य का पूरा जो एरिया था वो पूर्व में आता है, ठीक है। और उसके बाद कलिंग है और उसके बाद अवंती, ठीक है। और मध्य वाला जो एरिया में आप जाएंगे तो अवंती, ठीक है। तो आप जब भारत का मैप देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे बना नहीं सकती, इस जगह नहीं है, तो भारत के मैप पे बहुत बड़े विस्तार में मौर्य साम्राज्य का वंश मिलता है, ठीक है। विस्तार मिलता है, मौर्य वंश का विस्तार मिलता है या साम्राज्य का विस्तार मिलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या था, बहुत सारे एरिया को मिला के जो एक उसका राज्य था या देश था, उसके प्रमुख राजा कहलाते थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जो देश था उस समय मौर्य शासक का जो देश था वो कई प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। और उसने प्रांतों को एक अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड कर दिया था। जैसे देखिए उत्तरापथ या उद्देश्य, ठीक है, उत्तरापथ या उद्देश्य। अब देखिए ये क्या है, इसकी राजधानी देखिए ये प्रांत है और ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो देखिए उत्तरापथ या उद्देश्य तक्षशिला राजधानी थी। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैप अगर आप ऐसे देखेंगे, ये देखिए ऐसे अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। आप पाकिस्तान अभी उस समय भारत का ही पोर्शन था, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पंजाब ये सारे को उत्तरापथ कहा जाता था, ठीक है। तो उत्तरापथ की राजधानी जो उन्होंने बनाई थी वो तक्षशिला, ठीक है। अवंती या अवंतीरट इसकी राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। प्राच या प्राची इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी राजधानी, और ये नेट जेआरएफ हो, IS हो, स्टेट PCS हो, ठीक है, ये सारे में ही ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए चाहे आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेट JRF दे रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिसमें हिस्ट्री आता है उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब देखिए कलिंग की राजधानी तोसली और कहीं कहीं पे तोशली भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ये एक ही है तोसली, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो केंद्र के जो मुखिया होते थे वो राजा होते थे, ठीक है। और प्रांत के जो मुखिया, यानी कि देखिए प्रांत में ये केंद्र के एक राजा हो गए प्रधानमंत्री। अब जैसे अभी क्या है कि अलग अलग प्रांतों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में। उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश के समय में क्या था, उस समय में जो राजा के पुत्र को ही नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो राजा के पुत्र को नियुक्त किया जाता था, तो यहाँ पे जो प्रांतों के जो मुखिया होते थे उनको कुमार कहा जाता था, ठीक है, कुमार कहा जाता था, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो राजा के पुत्र ही नियुक्त किए जाते थे तो कुमार कहा जाता था। और जब जिस क्षेत्र में पुत्र नियुक्त नहीं हो पाते थे वहां उस क्षेत्र में राजा अपने किसी अधिकारी को, ठीक है, नियुक्त, राज्यपाल गवर्नर को नियुक्त कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अब देखिए फिर प्रांत क्या है, मंडल या जिला प्रशासन। जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि प्रांत कई जिलों में विभक्त होता है, उसी तरीके से मौर्य वंश में भी, मौर्य साम्राज्य में भी जो प्रांत था वो मंडल या जिला में होता था। और देखिए क्या है, प्रांतों का विभाजन मंडल में होता था जिसे प्रदेशता अधिकारी, ठीक है, और या प्रादेशिक भी कहा जाता था। जैसे कि अशोक के अभिलेखों में हमें यहाँ पे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक मिला है, ठीक है, प्रादेशिक शब्द मिला है। तो ये यही प्रादेशिक है जो नगर का मुखिया होता था, ठीक है, या सॉरी नगर नहीं, सॉरी ये मंडल का मुखिया होता था या जिला का मुखिया होता था।
और मंडल का विभाजन आहार में होता था। और आहार क्या था? 1600 गांवों को मिलाकर बनता था। ठीक है, 1600 गांवों को मिलाकर एक आहार बनता था जिसे समाहर्ता कहा जाता, सॉरी, जिसके अध्यक्ष को समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, यानी कि आहार के अध्यक्ष को समाहर्ता कहा जाता था और मंडल के अध्यक्ष को कहा जाता था ये प्रदेश था या प्रादेशिक। ठीक है, अब देखिए स्थानीय प्रशासन। ठीक है, अब स्थानीय प्रशासन, और स्थानीय प्रशासन में क्या था? गांव था। जैसे अभी क्या है कि पंचायत में विभाजित होता है गांव। जैसे एक पंचायत में अभी इस समय क्या है, एक पंचायत में 6, 7, 8, 10 कितने भी गांव हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पंचायत में इतने गांव होते हैं और इन गांवों के जो हेड होता है उसको मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये इस समय का है, प्रेजेंट टाइम में उसी के, और ये मुखिया क्या होता है? मुखिया के अंदर में ही गांवों के जितने भी ब्यौरा होते हैं वो मुखिया के पास होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी होता था कि ग्राम प्रशासन 10 गांवों का समूह होता था, स्थानीय प्रशासन। ठीक है, जिसके अध्यक्ष ग्रामिक कहलाते थे। अभी तो मुखिया कहलाते हैं, लेकिन उस समय ग्रामिक कहलाते थे। और ग्राम प्रशासन जो था वो सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा देश होता है, फिर राज्य होता है, फिर जिले होते हैं, फिर ग्राम होता है यानी गांव होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। कई गांवों को मिलाकर एक जिला बनता है, कई जिलों को मिलाकर एक राज्य बनता है और कई राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में भी है और इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी था। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बता दिया आपको स्थानीय प्रशासन यानी ग्राम प्रशासन। अब इसमें क्या होता था कि जो ब्यौरा होता था वो ग्रामीण के पास होता था सारी चीजों का। ठीक है, इसमें फिर अब आगे देखिए नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या है? इसके अध्यक्ष को यानी इसके हेड या अध्यक्ष बोलिए, अध्यक्ष को हम लोग नगर पालिका कहते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी है। ठीक है, इसमें क्या है? 6 समितियां थी। नगर के अंदर 6 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, और प्रत्येक में 5 सदस्य थे, यानी कि 6 विभाग था और उन विभागों में एक विभाग में 5 सदस्य थे। इस तरीके से कुल 30 सदस्य नगर के ब्यूरो को यानी कि नगर प्रशासन के अंदर 30 सदस्य काम करते थे। और ये देखिए, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगर प्रशासन में कुल कितने सदस्य काम करते थे, या समितियां हैं जो उनमें कितने सदस्य कुल काम करते थे। तो सदस्यों की संख्या 30 थी। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब है राजस्व प्रशासन। देखिए, राजस्व प्रशासन मतलब क्या? जो कर वसूलता था। ठीक है, कर टैक्स, जो टैक्स वसूलता था, और इसके अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, और भूमि स्वामित्व कई प्रकार के होते थे। देखिए, इसमें क्या है कि भूमि स्वामित्व कई प्रकार के होते थे यहाँ पे। जैसे राजकीय स्वामित्व में क्या होता था कि अब जैसे कि कई नगरों में या गांवों के जो खेत होते थे वो राजा के कब्जे में होता था, यानी राजा के अधिकार में होता था। ठीक है, कब्जा नहीं, अधिकार में होता था, तो उससे कोई टैक्स नहीं होता था। उस पे जो कृषि होती थी, उसकी जो आय होती थी, वो राजा के पास रहता था। ठीक है, तो उसे सीता आय कहते थे। ठीक है, मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी
जिसमें इसकी प्रशासनिक इकाई या कर और उसके अर्थ के बारे में बताया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राजकीय स्वामित्व यानी कि राजा के अंदर में जो भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और उससे जो प्राप्त आय राजा के पास जाता था वो कहते थे सीता आय कहलाता था। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि कृषि, किसान जो लोग जो थे, क्योंकि समाज में हम देखेंगे किसान वर्ग भी मिलता है मौर्य साम्राज्य में, तो जो व्यक्तिगत स्वामित्व में आता है कि जो किसान अपनी भूमि पे जो कृषि करते थे वो कृषि का जो इनकम होता था उसके लिए वो टैक्स देते थे राजा को। ठीक है, तो जिसे हम लोग भाग कर कहते हैं। और सामूहिक स्वामित्व क्या होता है, जो जैसे कि राजा का भूमि रहता था और उस पे अगर चाहे तो जैसे ये खेती भी कर सकते थे या पशुओं को भी चरा सकते थे। ठीक है, किसी भी माध्यम से उस भूमि को यूज करते थे, लेकिन वो उपयोग करने के बदले में वो राजा को कर देते थे जो वहाँ के लोग थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको और उस कर को विविध कर कहा जाता है। तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बता दिया ना, सीता आय, भाग कर, विविध कर किसे कहा जाता है। अब देखिए न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में क्या था कि देखिए, न्याय प्रशासन में सर्वोच्च, अभी तो हमारे पास जो जिसको बोले जाता है हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, ये अभी सबसे ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा भी कौन सा है, न्यायालय। न्याय के लिए जैसे हम लोगों ने अभी जैसे हम जानते हैं कि न्याय के लिए राष्ट्रपति को सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय न्याय प्रशासन में क्या था, सर्वोच्च न्यायालय मौर्य शासक, जो उस समय शासक होता था वही सबसे बड़ा न्याय शासक होता था। ठीक है, मतलब कि फाइनली जो न्याय करता था वो राजा ही करता था मौर्य साम्राज्य में। लेकिन 2 अदालतें बनी थी। ठीक है, लेकिन 2 अदालतें बनी थी जिसका नाम था कंटक शोधन और धर्मस्थनीय, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, कंटक शोधन और धर्मस्थनीय, जिसे फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में देखिए, इसके सैन्य प्रशासन यानी कि सैनिक प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, देखिए पिलनी आदि जो इतिहासकार थे, उस समय के लेखक थे, उन्होंने बोला था कि मौर्य साम्राज्य के पास बहुत बड़े स्तर पे या बड़े समूह में सैनिक थे। ठीक है, यह सैन्य प्रशासन बहुत मजबूत था। ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पदाती सेना में मतलब पैदल वाले सेना, जैसे कि देखिए पैदल सेना इन द सेंस की पदाती सेना जो थे वो अलग अलग भागों में, जैसे मौर्य सेना क्या होते थे, ये पैदल वाले सेना थे। ठीक है, अब ये आठवीं क्या होते थे, जो वनों के लिए जो सैनिक नियुक्त किए जाते थे, समझ रहे ना आप लोग। फिर उसके बाद श्रेणी बल होते थे जो व्यापार बाजारों के लिए जो सैनिक नियुक्त किए जाते थे। फिर मित्र होता है जो दूसरे राज्यों से मंगाए जाते थे सैनिक। ठीक है, और फिर भूतक सेना, फिर होता था भूतक सेना। ठीक है, भूतक सेना होता था जो किराए पे लिए जाते थे सैनिक। ठीक है, जब ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो किराए पे लिए जाते थे। अब देखिए हस्ती सेना, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाथी के रूप में जो सैनिक थे उनके। ठीक है, और ये कहाँ से मंगाए गए थे, केरल से, क्योंकि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जैसे जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हाथियों के लिए ही हुआ था, ऐसा हमें अर्थशास्त्र से वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर अश्वसेना, ये घुड़सवार वगैरह इसमें शामिल थे। ठीक है, घुड़सवार वगैरह शामिल थे इसमें।
जो अश्व सेना के रूप में जाने जाते हैं। फिर है इनके रथ सेना और नौ सेना, ठीक है, ये नौ सेना का भी वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए गुप्तचर व्यवस्था था। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर क्या होते हैं? संस्था, संचार और गूढ़ पुरुष, ठीक है। एक ही स्थान पे रहकर, जैसे जो एक ही स्थान पे रहकर जो बातों को मतलब बताते थे राजा के पास आकर, उसे गुप्तचर कहते हैं। जो राजा के पास आकर जैसे क्या मतलब कि उसके राज्य में क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, इस सारे के बारे में जो बताते थे वो गुप्तचर कहलाते थे। तो गुप्तचर 3 भागों में थे, विभाजित थे मौर्य साम्राज्य के। पहले थे संस्था, ठीक है, संस्था होते थे एक ही स्थान से, मतलब एक ही स्थान पे रहकर, जैसे कि मान लीजिए किसी एक जगह पे रहकर ही उसी जगह का सिर्फ गुप्तचर के रूप में काम कर रहा है, वो संस्था कहलाती थी। फिर संचार क्या होता है? स्थान बदल बदल कर, यानी कि आज इस गांव से उस गांव में या इस गांव से उस राज्य में, इस तरीके से। और गूढ़ पुरुष होता है ये स्थान बदल कर होता है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाकर। और गूढ़ पुरुष होता है जो दूसरे राज्य में जाकर वहां की जो बातें थी वो राजा के पास आकर बताते थे या उनकी मंत्रियों के बारे में आकर बताते थे, तो वो गूढ़ पुरुष कहलाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा मौर्य वंश का प्रशासन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कौटिल्य ने मौर्य वंश के जो मंत्री परिषद है उसको कहा है, मतलब उसको मौर्य साम्राज्य का नेत्र कहा है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का नेत्र कहा है कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन या मंत्री परिषद को, ठीक है। और अब आगे देखते हैं हम लोग इसके, देखिए अर्थव्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये प्रशासन था। अब आगे अर्थव्यवस्था देखते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि इसकी आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में कृषि सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का आप बोल सकते केंद्र था, ठीक है, यानी कि कृषि ही यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था का आधार था, ठीक है। अब देखिए बाद में व्यापार का महत्व बढ़ा, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य में व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों से होते, बाह्य व्यापार यानी विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों होते थे, ठीक है। और अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के अनुसार, यानी अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि कृषि के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, कृषि के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। यह शब्द ये जो लाइन लिखा हुआ है ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, यानी कि कृषि को मौर्य साम्राज्य में कृषि को व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन माना जाता था, या अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन माना जाता था, या अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार मौर्य साम्राज्य में कृषि था, ठीक है। और देखिए कृषि कार्य में, यहाँ पे देखिए कृषि कार्य में कौन कौन लगे हुए थे? दास, कर्मकार आदि, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम शूद्रों को कृषि कार्य का प्रमाण मिला है, यानी कि कृषि कार्य में देखिए क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है, और शूद्र को उस समय समाज में सबसे निम्न स्तर का में देखा जाता था, समाज का सबसे निम्न वर्ग माना जाता था, इसीलिए उन्हें कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था। लेकिन मौर्य साम्राज्य में शूद्रों को कृषि कार्य करने का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखिए, और कृषि का जो कर प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था, तो मेगस्थनीज के द्वारा बोला गया है कि राजस्व 1/4 भाग कृषि से प्राप्त होता था। अन्य ग्रंथ या अर्थशास्त्र में मिलता है कि 1/6 भाग प्राप्त होता था। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज के अनुसार 1/4 भाग प्राप्त होता था राजस्व कृषि से, और अन्य ग्रंथ या अर्थशास्त्र में वर्णन है कि 1/6 भाग प्राप्त होता था, ठीक है। अब देखिए शिल्प या व्यवसाय, ठीक है,
36 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र का उद्योग मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़े स्तर पर था, ठीक है। कलिंग, काशी और बंग सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे इस समय में अलग अलग राज्यों या अलग अलग जिलों में या अलग अलग राज्य अपने अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीके से उस समय में मौर्य साम्राज्य में कलिंग, काशी और बंग जो थे वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और देखिए एक दो शब्द मिलता है, दुकुल और छौम, ठीक है। और दुकुल का मतलब होता है श्वेत या चिकना वस्त्र और शौम का मतलब रेशमी वस्त्र होता था, ठीक है। और देखिए रेशम जो है वो चीन से आता था, ठीक है, चीन से रेशम आता था। बहुत, मैंने बोला ना, बाह्य व्यापार भी होता था, तो रेशम जो है वो मौर्य साम्राज्य में चीन से आता था। एक शाटक शब्द का मिलता है, देखिए ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। शाटक का क्या अर्थ है? तो शाटक क्या है? ये एक प्रकार का कपड़ा है, ठीक है, जो मथुरा में प्रसिद्ध था, ठीक है। अब देखिए आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन क्या था कि जैसे मान लीजिए जैसे दास है, कर्मकार है, या फिर कोई भी शिल्पों का समूह होता था, किसी भी प्रकार का एक समूह में एक ही कार्य को करने वाले जो लोग होते थे वो एक समूह में रहते थे, वो आर्थिक संगठन के रूप में रहते थे, एक संगठन बना लेते थे, ठीक है। जैसे कि कोई कृषि का कार्य कर रहा है तो वो एक समूह हो गया, यानी कि एक समूह में सिर्फ वो कृषि का कार्य करेंगे तो वो आर्थिक संगठन हो गया। और उसके जो समूह का जो अध्यक्ष होता था वो श्रेणी या श्रेणिक कहलाता था, ठीक है। अब देखिए सिक्के, ठीक है, सिक्के भी आर्थिक स्थिति का या अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें आहत सिक्कों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। और अभी मौर्य साम्राज्य में भी आहत सिक्कों का ही प्रचलन था, ठीक है, क्योंकि आहत सिक्कों को सबसे पहले नंद शासकों ने अपनाया था, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में भी आहत सिक्कों का प्रचलन था, ठीक है। फिर देखिए व्यापारिक मार्ग का विकास हो चुका था, तो व्यापारिक मार्ग जल और स्थल दोनों ही मार्गों से होता था, ठीक है। तो देखिए आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होते थे। प्रमुख बंदरगाह थी ताम्रलिप्ति, मसूलीपट्टनम, भड़ौच और सुपारक, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ताम्रलिप्ति, मसूलीपट्टनम और भड़ौच और सुपारक ये प्रमुख बंदरगाह थे उस समय। और देखिए इस समय कहते हैं पूर्वी तट से जो बंदरगाह से जहां से व्यापार होता था बर्मा और श्रीलंका में होता था, और पश्चिमी तट से मिस्र, अरब और एशिया से होता था, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ताम्रलिप्ति और मसूलीपट्टनम है ये पूर्वी तट के हैं, ठीक है, ये पूर्वी तट के हैं। और भड़ौच और सुपारक ये पश्चिमी तट के हैं, ठीक है, ये पूर्वी तट के हैं और ये पश्चिमी तट के हैं। मापतौल प्रणाली लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ये प्रणाली होगा, ठीक है। मापतौल प्रणाली ये है राज्य द्वारा निर्मित, यानी कि ये राज्य के अंदर में होता था, ठीक है, राज्य के द्वारा निर्मित किया जाता था। और इसके अध्यक्ष को मापतौल के अध्यक्ष, जो प्रणाली के अध्यक्ष होते थे वो पौतवा अध्यक्ष कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं जो इसके जो मंत्री परिषद है या फिर जो इसके विभाग हैं और विभागों के जो अध्यक्ष हैं, मौर्य साम्राज्य के विभाग और उसके अध्यक्ष के हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके आज मैंने पढ़ाया प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, इसके आगे मैं मौर्य कला पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं एक मौर्य विभाग और उसके अध्यक्ष पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोग अभी यहाँ देखते हैं, देखिए मापतौल प्रणाली।
इसके राज्य द्वारा ये निर्मित होता था। अर्थ अध्यक्ष इसका 5वां अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। और नहरें झीलें बनवाने के प्रमाण भी हमें मौर्य वंश में मिले हैं। जैसे देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही सुदर्शन झील का बनवाया गया था, यह प्रमाण मिलता है, ठीक है। और इसमें है टैक्स चोरी करने पर, यानी कि कर चोरी करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। और ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बिहार पीसीएस, ठीक है, ये बीपीएससी और झारखंड पीसीएस, ठीक है, ये दोनों ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में चोरी करने पर या मौर्य साम्राज्य में कर चोरी करने पे कौन सा दंड दिया जाता था, तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का समाज देखते हैं हम लोग, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के समाज में वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगस्थनीज बताता है कि समाज में कई प्रकार के लोग रहते थे, यानी कई वर्ग के लोग रहते थे, जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, निरीक्षक, कारीगर आदि अनेक प्रकार के लोग समाज में रहते थे, ये मेगस्थनीज कहता है, ठीक है। और दास प्रथा थी, कौटिल्य बताता है कि दास प्रथा थी, ठीक है। और मेगस्थनीज भी दास प्रथा को स्वीकार करता है। लेकिन जो दास प्रथा के बारे में कौटिल्य और मेगस्थनीज ने बताया है कि जो भारत की दास प्रथा थी वो यूरोपों के दास प्रथा से बहुत अलग थी, ठीक है। अब और समाज में वैश्यावृत्ति भी मौर्य साम्राज्य में समाज में था, ठीक है। तो उससे जो वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां रहती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। जैसे अब आजकल वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है, जैसे नगर बधू कहा जाता है, इनको नगर बधू कहा जाता है। लेकिन हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस वंश में, उस समाज में रूपा जीवा कहा जाता था, जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए आज देखा मौर्य वंश के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उसके समाज के बारे में, ठीक है। और अब इससे अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो मौर्य विभाग और उसके अध्यक्ष के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था और अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य कला के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।